दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हम लोग सैमुअल जॉनसन के कुछ की फैक्ट्स को देखते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सैमुअल जॉनसन थे उनकी जो जन्म तिथि है यानी कि बर्थ ऑफ डेट है वो 1709 में उन्होंने जन्म लिया तथा जो इनकी मृत्यु है वो 1784 में हो गई। अब कुछ उनके बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स देखते हैं। जब सैमुअल जॉनसन का जन्म हुआ तो उनको बहुत सारे डिजीज थी, बहुत सारे रोग से वो ग्रसित थे। इसी कारण वो ज़्यादा दिन तक जी भी नहीं पाए। तो जब वो आगे बड़े हुए तो उन्होंने एक लड़की से शादी की जिसका नाम था एलिजाबेथ पॉर्टर, जो कि एक विधवा थी और सैमुअल जॉनसन से 20 साल बड़ी थी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक स्कूल स्टार्ट किया। और जो लास्ट का पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा आपको यही याद रखना है इनकी फैक्ट में कि जेम्स बॉसवेल जो कि सैमुअल जॉनसन के एक दोस्त थे, उन्होंने सैमुअल जॉनसन का जो ऑटोबायोग्राफी है वो उन्होंने लिखा था। तो ये जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लाइन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो जेम्स बॉसवेल थे वो जॉनसन के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने ही सैमुअल जॉनसन की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अब दोस्तों जो सैमुअल जॉनसन थे वो द क्लब के मेंबर थे और इस क्लब में जो लोग थे वो थे एडमंड बर्क, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडवर्ड शेरडिन, एडम स्मिथ, जॉन हॉकिंस और सैमुअल जॉनसन। ये जो 6 लोग थे, ऐसे आपको 5 दिख रहा होगा लेकिन एक सैमुअल जॉनसन हो गए, तो जो टोटल 6 लोग थे वो इस क्लब के मेंबर थे। अब जो अगला पॉइंट है उसमें यह है कि वो जेंटलमैन मैगजीन के एक एडिटर थे जिसका कि एक और नाम था ट्रेडर मंथली इंटेलिजेंसर। तो ये दोनों मैगजीन जो है वो एक ही है और ये दोनों मैगजीन का द जेंटलमैन मैगजीन या फिर ये कहें हम लोग कि ट्रेडर्स मंथली इंटेलिजेंसर, ये दोनों एक ही नाम है। तो इन दोनों मैगजीन, ये दोनों एक ही मैगजीन के वो एडिटर थे। अब दोस्तों हम उनके कुछ वर्क्स को देखते हैं। तो जो पहला उन्होंने वर्क लिखा था वो था लंदन, जिसको लिखा गया था 1738 में। ये दरअसल एक पोएम है और ये जुवेनाइल जो कि एक रोमन सटायर थे, उनका थर्ड सटायर को उन्होंने इमिटेशन करके ये वर्क लिखा है लंदन, जो कि पब्लिश हुआ था 1738 में। अब एलेक्जेंडर पोप ने इस वर्क की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की थी। तो आप समझ सकते हो कि अगर एलेक्जेंडर पोप ने अगर किसी वर्क की प्रशंसा की है तो वास्तव में जो वो वर्क है वो प्रशंसनीय है, क्योंकि एलेक्जेंडर पोप जो थे वो छोटे छोटे बात पे बहुत दुखी हो जाते थे, तुरंत हर्ट हो जाते थे। तो अगर सैमुअल जॉनसन ने जो एलेक्जेंडर पोप ने अगर इस टेक्स्ट को प्रेस किया है, प्रशंसा किया है, तो जाहिर सी बात है कि इस वर्क में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर होगा। अब आगे जब एलेक्जेंडर पोप ने एक वर्क लिखा था मसीहा, तो ये जो वर्क है वो सैमुअल जॉनसन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और उन्होंने इस वर्क को लैटिन में लिखकर इस वर्क को बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया था। किस वर्क का? मसीहा का, लंदन का नहीं, मसीहा का उन्होंने लैटिन में ट्रांसलेट किया और उसमें एलेक्जेंडर पोप को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा किया। अब दोस्तों जो अगला वर्क है वो है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, जो कि पब्लिश हुई थी 1749 में। ये एक पोयम है और फिर से ये जुवेनाइल का जो 10वां सटायर है उसका इमिटेशन है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जो हमारी विशेष है या फिर ड्रीम है, जो हमारी इच्छा है, वो कभी फुलफिल नहीं हो सकती। अगर आप एक अपने इच्छा को कंप्लीट करोगे तो दूसरा एक अपने आप जो विशेष होती है वो आ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए फॉर सपोज दैट कि आपका एक ड्रीम है कि यार मुझे ना एक बहुत ज़्यादा महंगा ऑडी गाड़ी चाहिए। तो जब आप ऑडी खरीद लोगे तो उसके बाद हो सकता है कि आपके एक और विशेष आएंगे और आएंगे ही आएंगे। अब जैसे कि आप कार पे चल रहे हो तो फिर आप सोचने लगो कि मेरा प्राइवेट जेट हो जाए, मैं प्लेन से चलने लगूँ। तो इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि जो हमारी विशेष है वो कभी फुलफिल नहीं होती, एक जाएगी तो एक आ जाएगी। ये सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अब टी.एस. इलियट जो कि एक मॉडर्न राइटर हैं, उन्होंने इस वर्क का बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा किया और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि सैमुअल जॉनसन ने जब ये वर्क लिखी वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, तो वो अब एक बहुत ही महान पोएट बन गए, क्योंकि वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस टी.एस. इलियट के पॉइंट ऑफ व्यू से
काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय वर्क था। तो टी.एस. इलियट ने प्रशंसा करते हुए क्या कहा कि ये वर्क वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस लिखते ही सैमुअल जॉनसन जो है वो एक बहुत बड़े पोएट बन गए हैं। दोस्तों ये जो वर्क है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, ये साइनोसिज्म पर भी फोकस करता है। अब साइनोसिज्म का मतलब क्या है कि ज्वाइनिंग टुगेदर यूनियन स्पेशली टाउन और विलेज, मतलब कि जो एक शहर को या फिर गांव को एक साथ जो जोड़ता है ना, उसी को हम लोग साइनोसिज्म बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो देश है उसने 28-29 स्टेट जो है हमारे देश में, उन सबको जोड़ कर रखा है। तो हमारा देश जो है वो एक साइनोसिज्म का एग्जाम्पल है। तो साइनोसिज्म का मतलब यही होता है। अब दोस्तों इनका अगला वर्क है आयरीन, जो कि पब्लिश हुई थी 1749 में, और ये एक नियो क्लासिकल ट्रेजेडी थी। यानी कि नियो क्लासिकल पीरियड में ये ट्रेजेडी लिखा गया था, ये एक ट्रेजेडी थी और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप वर्क था सैमुअल जॉनसन का उस वक्त। अब दोस्तों इनका जो अगला वर्क है वो है रैम्बलर, जो कि पब्लिश हुई थी 1749 में। ये एक मैगजीन है। तो 79 और 1750 के आसपास ये पब्लिश हुई थी। तो आप 1749 और 1750 दोनों याद कर लो, जो भी आएगा आप उसको टिक मार्क कर देना। तो ये दरअसल एक मैगजीन है और ये 2 दिन को पब्लिश होती थी, ट्यूसडे को और सैटरडे को। इसमें बहुत ही सीरियस टोन होता था। सीरियस टोन का मतलब कि अगर आपने कुछ गलती किया तो वो जबरदस्त सटायर करते थे उन लोग का। बहुत ही एक क्या बोलते हो, तीक्ष्ण तीक्ष्ण जो जुबान होती है ना, जो बहुत जल्दी सामने वाले को हर्ट कर दे, उस तरीके के टोन में वो लोग लिखते थे। ये मतलब कि बहुत ही सीरियस ऐसे वो लिखा करते थे। अब जब बेन जॉनसन ने ये वर्क लिखा रैम्बलर, तो उन्होंने एक बात कही कि माई अनदर वर्क इज लाइक वाटर, यानी कि मेरा जो इसके पहले मैंने जितने भी वर्क लिखे वो एक पानी की तरह था और वाइन की तरह, यानी कि पानी और वाइन का जो मिक्सचर है उसके तरह था। बट रैम्बलर इज प्योर वाइन, लेकिन जब रैम्बलर जो वर्क है वो एकदम शुद्ध शराब है। ठीक है, यानी कि मैंने पिछले जितने भी वर्क लिखे उसमें उतना कुछ नहीं था। वो पानी और वाइन और वाटर दोनों मिला दीजिए और वो दोनों चीज मिलने के बाद जो मिक्सचर तैयार होगा वो मेरे सारे वर्क थे, यानी कि रैम्बलर से लिखे जाने वाले पहले वर्क। लेकिन जो रैम्बलर है दरअसल एक प्योर वाइन है, यानी कि दरअसल वो अपने इस वर्क का प्रशंसा इस तरीके से करना चाहते थे कि मैंने पिछले जितना भी वर्क लिखा वो कुछ खास नहीं था, लेकिन ये जो वर्क एकदम शुद्ध वर्क है, एकदम प्योर वर्क है। अब जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने इस वर्क को प्रशंसा करने के लिए ये लिखा कि आई वेरी वेल ऑफ यू बिफोर, बट आई डिडंट इमेजिन यू कुड एवर एनीथिंग इक्वल टू रैम्बलर। दरअसल कहने का मतलब ये है, उनकी वाइफ का कहने का मतलब ये था कि मैं पहले भी आपको जानती थी, लेकिन आप रैम्बलर जितना अच्छा वर्क लिख दोगे ये मुझे इमेजिन, यानी कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो उनकी वाइफ ने इस तरीके का बात कहकर रैम्बलर की और अपने हस्बैंड सैमुअल जॉनसन की प्रशंसा की थी। अब इनका जो अगला वर्क है डिक्शनरी, जो कि पब्लिश हुई थी 1755 में, इसमें 40,000 लगभग 40,000 इसमें वर्ड्स डाले गए थे और इसने इस वर्क को कंप्लीट करने में टोटल 9 साल लग गए थे। अब जब आप सैमुअल जॉनसन का वर्क देखोगे डिक्शनरी, तो इसमें विट विट मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि बोल सकते हो कि इट हैज विट एग्जांपल ऑफ हिज वर्ड। जैसे कि इंटेलिजेंट जो वर्ड है, इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट आता है, क्लेवर, क्लेवर जो वर्ड है वो हम लोग ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं, तो लोमड़ी फॉक्स के लिए, कि फॉक्स जो होती है वो बहुत ज्यादा चालाक होती है। तो जहां पर वर्ड जो आता होगा फॉक्स, यानी कि डिक्शनरी में जब आप वर्ड देखोगे फॉक्स, तो हर एक वर्ड का एक विट एग्जांपल दिया होता है कि चालाक, तो उसके नीचे जो है उसका एक फिगर दिया रहेगा किसका, फॉक्स का, यानी कि लोमड़ी का। तो जितना भी वर्ड है, यानी कि 40,000 जो वर्ड थे, उन 40,000 वर्ड को पिक्चर के द्वारा या फिर कोई ऐसा आइटम है या फिर फ्रेज है उसके द्वारा उन सारे चीजों को दर्शाया गया था। जब इन्होंने इस वर्क को पब्लिश करवाया डिक्शनरी को, तो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो गई और उसके बाद उन्होंने सैमुअल जॉनसन को मास्टर की डिग्री ऑफर की। उन्होंने मास्टर की डिग्री बेसिकली उनको दे दी। अब दोस्तों जो इनका अगला वर्क है वो है
आइडलर जो कि पब्लिश हुई थी 1761 में। तो कंप्लीटली इसको 1761 में एक पूरे बुक के रूप में पब्लिश करवाया गया था। लेकिन जो इसमें बेसिकली था वो था सीरियस एसे, सीरीज ऑफ एसे, आई एम सॉरी, सीरीज ऑफ एसे, यानी कि 1758 से 1760 तक यानी कि 2 साल उन्होंने एसे लिखा था और इन सारे एसे को एक सीरीज बनाकर 1761 में इसको पब्लिश करवाया गया। अब ये जो वर्क है वो एक न्यूज़पेपर थी उस वक्त, यूनिवर्सल क्रॉनिकल, उसके साथ वीकली ये पब्लिश होती थी और टोटल इसमें 104 एसे लिखा गया था। अब दोस्तों इनका जो अगला वर्क है वो है रेस्टलेस, जो कि पब्लिश हुई थी 1759 में। अब दरअसल इसमें आपको 3 कैरेक्टर मिलेंगे, रेस्टलेस, निकाह और इमलैक। तो रेस्टलेस जो था वो एक मोनार्क था, निके जो थी वो एक सिस्टर थी, शायद मैं ये नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, निके, शायद गलत हो रहा है मुझसे प्रोनाउंसिएशन इसका। और तीसरा जो कैरेक्टर है वो है एमलैक। तो ये जो 3 कैरेक्टर थे वो दरअसल क्या करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं कि चलो हम एक पूरी दुनिया को देखते हैं और जो रियल हैप्पीनेस है हम उसको खोजते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में उनको क्या पता चलता है, जब वो बहुत सारी दुनिया को घूमते हैं तो उनको ये पता चलता है कि वास्तव में जो हैप्पीनेस है वो इल्यूसिव है, मतलब वो हमें कभी मिल नहीं सकती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन को एक हैप्पी मूवमेंट में डाल दें, यानी कि हर एक सिचुएशन किसी के लिए सैडनेस है या किसी के लिए हैप्पीनेस है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक परिस्थिति को, एक कंडीशन को किस रूप में देखते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 चीज के बारे में बात की गई है, पहला है डिग्रेशन अपॉन पोएट्री और दूसरा है डिसर्टेशन अपॉन पोएट्री। तो डिग्रेशन का मतलब होता है झुकाव। तो ये जो वर्क है रेस्टलेस है वो पोएट्री की तरफ काफी ज्यादा झुकाव है, यानी कि सैमुअल जॉनसन का ये मानना था कि पोएट्री जो है वो काफी खूबसूरत चीज है। तो इसमें एक जो चैप्टर है वो पोएट्री की तरफ झुकाव के बारे में बात करता है, यानी कि पोएट्री का प्रशंसा करता है। और उसके साथ साथ एक डिसर्टेशन अपॉन पोएट्री के बारे में भी बात कही गई है। तो डिसर्टेशन का मतलब होता है निबंध, यानी कि पोएट्री पर एक निबंध है कि पोएट्री जो है वो क्यों खूबसूरत चीज है, ठीक है। तो ये इनका वर्क था रेस्टलेस, जो कि पब्लिश हुआ था 1759 में। अब दोस्तों जो इनका अगला वर्क है वो है विलियम शेक्सपियर एडिशन ऑफ प्लेसेस, जो कि पब्लिश करवाया गया था 1765 में। अब इसमें टोटल 8 वॉल्यूम्स थे, ठीक है, 8 वॉल्यूम में इसको पब्लिश करवाया गया था और इसमें शेक्सपियर के सारे वर्क को डाला गया था, यानी कि शेक्सपियर ने जितने भी वर्क लिखे हैं वो सारे वर्क को उन्होंने एक वर्क में ला दिया, जिसका कि नाम था विलियम शेक्सपियर एडिशन ऑफ प्लेसेस, ठीक है। और जब उन्होंने इस वर्क को पब्लिश करवाया तो इस वर्क के साथ उन्होंने एक प्रीफेस भी लिखा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर एडिशन ऑफ प्लेस जो कि सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है उसमें एक फ्रेज भी है और इन्होंने इस टेक्स्ट का एनोटेटेड भी किया था। अब दोस्तों जो इनका अगला वर्क है वो है लाइफ ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट, जो कि पब्लिश हुई थी 1779 में। दरअसल इस वर्क में उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे पोएट्स को उन्होंने क्रोनोलॉजिकली क्या किया है कि अरेंज किया है, यानी कि अगर जॉफ्री चौसर से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जॉफ्री चौसर, उसके बाद जो राइट पोएट है, उसके बाद फिर जो पोएट है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने इन सारे पोएट को क्या किया है कि सजा दिया है। अब दोस्तों एक जो चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सैमुअल जॉनसन ने जितने भी वर्क लिखे हैं वो उस जमाने में कोई भी वर्क हिट नहीं हुआ था उनका। हिट कहने का मतलब कि कोई भी वर्क ज़्यादा चला नहीं, लोगों ने पढ़ा नहीं, ज़्यादा प्रशंसा की नहीं। लेकिन हुआ गया कि जैसे जैसे मॉडर्न ईरा आने लगा तो लोग जो हैं इस वर्क को बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लगे और बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगे। तो अपने टाइम में जो सैमुअल जॉनसन थे एक फ्लॉप राइटर थे, वो कोई हिट राइटर, उनको हिट भी नहीं बोला जा सकता है, वो एक फ्लॉप राइटर थे। उन्होंने बहुत सी फ्लॉप जो वर्क है उस वक्त दी थी, उस वक्त किसी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न ईरा स्टार्ट होने लगा तो लोगों को उस वर्क का डेप्थ धीरे धीरे पता चलने लगा। अब दोस्तों कुछ हम PYQ देखते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कुछ जानते हैं।
तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट कम्स आफ्टर ग्रेट पेन इन द फेमस इमिली डिकिंसन पोएम, यानी कि इमिली डिकिंसन का जो पोएम है उसमें एक लाइन है कि व्हाट आफ्टर, कि क्या आता है, यानी कि आफ्टर ग्रेट पेन, की यानी कि जब बहुत ज्यादा दर्द हो किसी को तो उसके बाद क्या आता है, और इसका आंसर है ए फॉर्मल फीलिंग। अगला क्वेश्चन है, थॉमस नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर इज नरेटेड बाई, यानी कि थॉमस नैश का जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है वो किसके द्वारा नरेट किया गया है, और इसका आंसर है जैक विल्टन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच वर्क हैज द टाइटल थिंग्स एज दे आर, यानी कि कौन सा ऐसा वर्क है जिसका कि टाइटल है थिंग्स एज दे आर, और इसका आंसर है विलियम गॉडविन का कैलेब विलियम्स। तो कैलेब विलियम्स जो वर्क है इसका जो टाइटल है वो है थिंग्स एज दे आर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कि इन इमिटेशन ऑफ विच क्लासिकल पोएट डिड सैमुअल जॉनसन रोट हिज लंदन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। तो थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े थे कि जो लंदन है और जो दो वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस है वो किस क्लासिकल पोएट को सैमुअल जॉनसन ने इमिटेट किया था, और उसका आंसर है जुवेनल। तो हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने थर्ड सटायर और 10th सटायर को उन्होंने इमिटेशन करके लंदन और द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस लिखी थी। तो देख रहे हो जो हमने पॉइंट पढ़ा वो क्वेश्चन भी है, यानी कि PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। अब दोस्तों जो अगला कैरेक्टर है वो है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ए ब्लैक आइड ड्वार्फ हु कॉन्स्टेंटली रिवेल्ड अ फ्यू डिस्कलर्ड फैंग्स that were yet scattered in his mouth and gave him the aspect of painting dog। तो सिंपल अगर बात करें तो ऐसा कि एक कैरेक्टर को पहचानिए जो कि एक डॉर्फ है और उसकी आंखें जो है वो काफी काली हैं, ठीक है, और वो एक पेंटिंग डॉग का एक्सपेक्ट को दिखाता है। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, किस वर्क में आपको मिलेगा? तो डैनियल क्यूलिप का एक वर्क है द ओल्ड कर्टसी शॉप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि द ओल्ड कर्टसी शॉप जो है जिसको लिखा था डैनियल क्यूलिप ने, और उसमें ये जो कैरेक्टर है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है। और एक बात और कि मैंने भी इस साल नेट का एग्ज़ाम दिया है, तो सेकंड पेपर तो मेरा अच्छा गया है, लेकिन पेपर 1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे टफ लगा। तो अगर आपने भी नेट का एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ऐसा कौन सा चीज़ है जो काफ़ी टफ लगा, जो कि शायद थोड़ा और इजी बनाना चाहिए था। मुझे तो पेपर 1 बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर लगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे पता ही नहीं थे कि ये कहाँ से दिया गया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो या आई आई होगी, ज़रूर आई होगी, तो प्लीज़ मुझे भी बताइए ताकि मैं भी जानूँ कि मैं अकेला ऐसा हूँ या फिर कोई और है। तो दोस्तों आज जो वीडियो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।